अनकट हफ्ते की शुरुआत आज निकाय चुनावों में मचे घमासान के साथ उत्तराखंड के 5 बड़े नगर निगमों के समीकरण की। टिकट कटने के बाद नेताओं की आंखों से छलकते आंसुओं की, साथ ही बीजेपी विधायक के पीछे क्यों भागे कांग्रेसी, इस मसले को भी आपके सामने रखेंगे। इसी वीडियो में बात धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की भी करेंगे, जिसमें कुछ मंत्रियों की छुट्टी होनी तय है तो कई मंत्रियों के विभाग कम होने जैसी बात सामने आ रही है। और साथ ही बात धामी सरकार के कामयाब होती उस नीति की जिसने कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। और अंत में बॉबी पवार के धमाके की भी, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। तो सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। उत्तराखंड में निकाय चुनावों की धूम है। प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के समीकरणों को साधने में जुटे हैं। कहीं बगावत के सुर हैं, कहीं निराशा के भाव, कई आरोप लगाने में व्यस्त हैं, तो कोई किसी साजिश की बात कह रहा है, तो कहीं भीतरघात का अंदेशा है। लेकिन इन सबके बीच उत्तराखंड में सबसे रोचक जंग मेयर चुनावों को लेकर देखने को मिल रही है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों की धड़कनें बढ़ रही हैं। इस समय पूरे उत्तराखंड में 5 नगर निगम पर सबकी निगाहें लगी हैं, क्योंकि इनके नतीजे काफी कुछ 2027 के विधानसभा चुनावों की तस्वीर को साफ करेंगे। 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और 25 जनवरी को निकाय चुनाव का रिजल्ट सबके सामने होगा। मतलब कहीं जश्न होगा तो कहीं निराशा के गुबार। यूं तो निकाय चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों बड़े राजनीतिक दल नामांकन के बाद पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अगर भाजपा और कांग्रेस में आधारभूत अंतर को देखा जाए तो दोनों दलों में चुनाव लड़ने के लिए एक व्यवस्थित संगठन के लिहाज से बड़ा अंतर है। जहां एक तरफ भाजपा की प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक एक मजबूत और ऑर्गेनाइज टीम काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशियों को अपने दम पर चुनाव लड़ना होगा। नगर निगम के चुनावी रण में कांग्रेस संगठन स्तर पर थोड़ा कमजोर है। ऐसे में राज्य के 5 बड़े नगर निगम देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, काशीपुर और श्रीनगर में चुनावी गणित क्या कहते हैं, इसे समझने की जरूरत है। उत्तराखंड के 11 नगर निगम में देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, काशीपुर और श्रीनगर बड़े नगर निगम हैं। देहरादून, हल्द्वानी और काशीपुर सामान्य सीट हैं। हरिद्वार पर ओबीसी महिला और हल्द्वानी में महिला सीट पर सियासी रण होना है। सबसे पहले बात देहरादून नगर निगम की, जहां पर भाजपा और कांग्रेस ने जिस तरह से जमीनी और युवा कार्यकर्ताओं को मौका दिया है, उससे यहां का चुनावी गणित बेहद रोचक हो गया है। वर्तमान हालातों में कौन किस पर भारी है, इसका आकलन करना अभी थोड़ा मुश्किल है। दोनों ही दावेदारों में बेहद नजदीकी मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी को एक फायदा मजबूत संगठन का जरूर दिखाई देता है, जबकि इस मामले में कांग्रेस थोड़ा कमजोर जरूर दिखाई देती है। हालांकि बीजेपी के दावेदारों में शामिल नेताओं के रुख पर भी बीजेपी की जीत हार काफी कुछ निर्भर करेगी। सवाल यही है कि टिकट न मिलने की स्थिति में क्या ये सभी नेता जो दावेदारों की लिस्ट में शामिल थे, उनका पूरा साथ नए प्रत्याशी को मिल पाएगा, ये देखना जरूरी होगा। देहरादून नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा से निकलकर आए युवा नेता सौरभ थपलियाल पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने राज्य आंदोलनकारी का कार्ड खेलते हुए वीरेंद्र पोखरियाल पर दाव खेला है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों से मेयर प्रत्याशी की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर अगर नजर दौड़ाए तो दोनों मजबूत प्रत्याशी हैं। दोनों छात्र राजनीति से निकले हैं। कांग्रेस ने राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ नेता वीरेंद्र पोखरियाल को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि पूर्व में डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष रह चुके हैं, सहकारिता के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह कांग्रेस के सक्रिय और तेज तर्रार नेताओं में भी गिने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की ओर से युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे सौरभ थपलियाल युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है। 2022 विधानसभा चुनाव में उनका डोईवाला विधानसभा सीट से टिकट कटा था। इस बार पार्टी ने उन पर मेयर पद के लिए भरोसा जताया है। 7,65,000 मतदाताओं वाले देहरादून नगर निगम में पूरे 100 वार्ड हैं। ऐसे में देहरादून नगर निकाय चुनाव, जिसके अंतर्गत तकरीबन 5 विधायक आते हैं, का मुकाबला काफी रोचक रहने वाला है। दूसरी सीट हरिद्वार है।
हरिद्वार में आरक्षण से बिगड़े खेल के बीच निकाय का रण आसान नहीं है। 1,93,000 मतदाताओं वाले 60 वार्ड का हरिद्वार नगर निगम ब्राह्मण और बनिया मिश्रित जनसंख्या वाला नगर निगम है। यहाँ पर ठाकुर समाज के और कुछ अल्पसंख्यक समाज के भी लोग मतदाता हैं। ऐसे नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने किरण जैसल, जो कि खुद 2 बार पार्षद रह चुकी हैं, उन्हें मैदान में उतारा है। उनके पति सुभाष चंद्र भी मायापुर वार्ड से 3 बार पार्षद रह चुके हैं। किरण के बेटे सहित पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय है। इन्हें टिकट दिलाने में स्थानीय विधायक और सांसद की बड़ी भूमिका रही है। किरण जैसल हरिद्वार नगर निगम से मजबूत प्रत्याशी के रूप में देखी जा रही हैं। बीजेपी की किरण जैसल के सामने अमरेश बालियान पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। कांग्रेस पृष्ठभूमि से आने वाले अमरेश बालियान के बेटे वरुण बालियान यूथ कांग्रेस में सक्रिय हैं। हरिद्वार निगम पर महिला ओबीसी आरक्षण होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रत्याशी चयन आसान नहीं था। अब देखना होगा कि किस तरह से निकाय चुनाव की लड़ाई यहां देखने को मिलती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट श्रीनगर सीट है, जहां प्रत्याशी भाजपा कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर लगी है। पिछले कार्यकाल में नगर पालिका से नगर निगम में अपग्रेड हुए पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर नगर निगम में इस बार भाजपा और कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशियों के साथ साथ पूर्व में कांग्रेस से ही संबंध रखने वाली एक निर्दलीय प्रत्याशी भी मेयर का चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ रही हैं। आरक्षण की आखिरी लिस्ट में महिला हुई श्रीनगर नगर निगम की सीट पर भाजपा की ओर से आशा उपाध्याय चुनाव लड़ रही हैं। आशा पिछले चुनाव में भी मजबूत दावेदार थीं और दूसरे नंबर पर रही थीं। वहीं कांग्रेस से मीना रावत चुनावी दंगल में है, जो कि कांग्रेस की एक सक्रिय नेता हैं और श्रीनगर नगर निगम में एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर मानी जा रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस बैकग्राउंड की ही पीएचडी होल्डर पूनम तिवारी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। पूनम के पति पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे। पूनम तिवारी इससे पहले नगर पालिका अध्यक्ष भी रही हैं। यहां भाजपा के सामने सबसे बड़ी समस्या उनके ही एक नेता लखपत भंडारी की पत्नी का निर्दलीय चुनाव लड़ना भी है, जो भाजपा के वोट बैंक में जबरदस्त तरीके से सेंध लगाता दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि लखपत भंडारी श्रीनगर में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ माने जाते रहे हैं, जिनकी छवि कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर श्रीनगर की राजनीति में एक बड़ा दखल रखती है। इसलिए इस सीट पर मुकाबला किस करवट रुख लेगा, इसका अंदाजा लगाना अंत समय तक बेहद मुश्किल दिखाई देता है। यहां उनके और भाजपा के ग्राउंडेड कार्यकर्ता आयातित नेताओं को लेकर भी नाराज हो, ऐसा भी मुमकिन हो तो कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं होगी। चौथी सीट हल्द्वानी, जहां माहौल में अंडरकरंट देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी नगर निगम की बात की जाए तो यहां इस बार 2,41,000 मतदाता अपना मेयर चुनेंगे। मतदाताओं में 1,18,000 महिलाएं तो 1,23,000 पुरुष हैं। हल्द्वानी नगर निगम में भाजपा ने अपने फायर ब्रांड नेता गजराज बिष्ट को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने भी अपने वरिष्ठ नेता ललित जोशी को मेयर का टिकट दिया है। भाजपा ने अपने सिटिंग मेयर जोगेंद्र रौतेला का टिकट काटकर गजराज बिष्ट पर भरोसा जताया है। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के पसंदीदा ललित जोशी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। भाजपा को टिकट बंटवारे के दौरान जिस तरह से दावेदारों में तल्खी देखने को मिल रही थी, उसका असर वोटिंग पर भी देखने को मिल सकता है। साथ ही यहां कांग्रेस के लिए अंडर करंट होने जैसी बातें भी सामने आ रही हैं। अगर ये सब है तो कांग्रेस यहां मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकती है। पांचवी सीट काशीपुर, जिस पर 2 दिग्गजों की टक्कर है, जिसके कारण मुकाबला कांटे का हो सकता है। काशीपुर में कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता संदीप सहगल पर भरोसा जताया है, जबकि भाजपा ने काशीपुर में अपने पुराने नेता दीपक बाली पर दांव खेला है। काशीपुर की राजनीति भी बेहद पेचीदगी से भरी है। 1,28,000 मतदाताओं वाले काशीपुर नगर निगम में अल्पसंख्यक मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नए परिसीमन के बाद यहां 40 वार्ड बनाए गए हैं। इनमें से 10 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं, इसलिए इन 10 वार्डों की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। इन सब के अलावा इन दिनों उन नेताओं की आंखों से आंसू भी बह रहे हैं जिनको टिकट की आस थी और पार्टी ने उनकी आस पर पानी फेर टिकट दिया नहीं। हालांकि जनता के मुद्दों पर कभी किसी नेता के आंसू आज तक बहे हों, ऐसा स्मृति में नहीं है।
अंकिता भंडारी जैसा जघन्य केस इस देवभूमि में हो गया, लेकिन किसी नेता की आंखों में हमने आंसू देखे नहीं। लेकिन टिकट काटते ही कईयों के गले भारी हो गए और वो कोस कोस कर अपनी पार्टियों को गरियाने लगे। अब इन आंसुओं से जनता कितना उन नेताओं के घावों पर मरहम लगाएगी, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल उत्तराखंड में स्थानीय सरकार चुनने का महापर्व अब तेजी पकड़ने लगा है। आंसुओं के बहने के सिलसिले के साथ ही रूठे और नाराज नेताओं की भी फौज भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही पास है, जिनको मनाने की कोशिश जारी है। दूसरी तरफ वार्ड प्रत्याशियों के नामांकन की जांच के दौरान नगर निगम देहरादून में जबरदस्त हंगामा हुआ। भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ वार्ड 47 और 49 के कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज कराने पर अड़ गए तो कांग्रेसी बचाव में उतर आए। कांग्रेसियों ने विधायक उमेश शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की और कई आरोप लगाए। हालात तनावपूर्ण होने पर पुलिस बल बुलाना पड़ा। देर रात तक यह हंगामा चला। मामला तब बिगड़ा जब भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ खुद मौके पर पहुंच गए। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के सामने आपत्तिकर्ता का वकील होने की बात कहते हुए साक्ष्य उपलब्ध कराए, लेकिन आरओ उनकी बात से सहमत नहीं हुए। इसी दौरान कांग्रेस नेताओं को पता चला कि विधायक निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में बैठे हैं और नगर निगम के अधिकारियों को बुलाकर नामांकन खारिज करने का दबाव बना रहे हैं। बस फिर क्या था, मौके पर हंगामा हो गया। निर्वाचन अधिकारी के सामने अपनी बात रख रहे भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ पत्रकारों से भी उलझ गए। कवरेज कर रहे पत्रकारों को पहले कमरे में जाने से रोकने का प्रयास किया गया, इसके बाद कमरे से बाहर भगाने का। बाद में इस संबंध में अपना बचाव करते हुए कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे थे, इसलिए वह खुद की फोटो नहीं लेने देना चाहते थे। सवाल यही है कि भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ अगर सही हैं तो अपनी तस्वीर के खींचने से उनको आपत्ति क्यों थी? इससे तो कांग्रेस के आरोपों को और मजबूती मिली। आखिरकार भाजपा विधायक के जाने के बाद ही मामला शांत हो पाया। इस हफ्ते में जिस खबर पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं वो है धामी कैबिनेट में होने जा रहे फेरबदल की। अभी तक मिल रही जानकारी के मुताबिक फरवरी में बसंत पंचमी के आसपास धामी कैबिनेट से 2 मंत्रियों की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। अब वो 2 मंत्री कौन होंगे, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। धामी कैबिनेट विस्तार के साथ कुछ मंत्रियों की छुट्टी होना तय है, जबकि कुछ के विभाग भी बदले जा सकते हैं। इस समय सतपाल महाराज एक सीनियर मंत्री हैं, साथ ही धन सिंह रावत के पास भी काफी भारी भरकम विभाग हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पृष्ठभूमि से आई रेखा आर्य और सुबोध उनियाल भी हैं। अब देखना यह होगा कि मंत्रिमंडल फेरबदल का फार्मूला क्या होगा। क्या अब तक के कामकाज को देखकर कोई फैसला लिया जाएगा या फिर विवादों में रहे मंत्रियों की छुट्टी होगी? 2027 का विधानसभा चुनाव भी आगे सर पर है, तो क्या उसको ध्यान में रखकर कोई निर्णय लिया जाएगा, ये देखना होगा। बहरहाल कुछ मंत्रियों को छुट्टी का डर और कुछ विधायकों में उम्मीद की किरण जागी है। ऐसे में फिर से भाजपा विधायकों ने धामी परिक्रमा शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री के अनुसार होगा या फिर दिल्ली से इस पर मोहर लगेगी, या फिर ये विधायकों को तसल्ली भर दी जा रही है कि आप निकायों में बेहतर प्रदर्शन करें तो आपकी भी लॉटरी लग सकती है। क्या बीजेपी ने निकाय चुनावों के मध्य ये सिर्फ एक शिगुफा छोड़ दिया है, या ये खबर हकीकत का चोला ओढ़ विधायकों की खुशी में यकीनन इजाफा करेगी? ये देखने वाली बात होगी। खैर चलिए, राजनीति के दूसरे पृष्ठ में दाखिल होते हुए एक चर्चित घटना से आपको रूबरू करवाए देते हैं। विगत दिनों बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार उत्तराखंड के सचिवालय गेट पर नोटों से भरी एक अटैची लेकर पहुंच गए। फिर क्या था, नोटों से भरी अटैची देख सचिवालय में हंगामा मच गया। पूछे जाने पर बॉबी पवार ने कहा कि 7 से 8 दिन तक मुख्य सचिव और उनके पीएस को जनता की परेशानियों के हल के लिए फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फोन उठ नहीं रहा। अगर यही रवैया रहा तो उत्तराखंड का आम नागरिक और आम जनप्रतिनिधि कहां जाएगा? गौरतलब है कि बॉबी पवार सचिवालय खुलने के समय मुख्य गेट के बाहर पहुंच गए। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सचिवालय में जाने से रोक दिया। सवाल बॉबी पवार का भी वाजिब है, क्या सचिवालय आम लोगों के लिए नहीं खुलना चाहिए? क्या कोई अपनी समस्या लेकर
अधिकारियों के पास नहीं जा सकता। मसलन जिस सचिवालय में जनता के काम होते हो उसी सचिवालय में आम जनता या उनके जनप्रतिनिधि ना पहुंच पाए तो कहां जाएं। बॉबी ने पैसे से भरी अटैची से सांकेतिक तौर पर ही सही सिस्टम की आंख खोलने की कोशिश तो की ही है। अब अधिकारियों की बारी है यकीन दिलाने की। काम बिना अटैची के ही होते हैं। अब पैसे से भरी अटैची को छोड़ व्यवसाय की ओर चल पड़ते हैं। इस हफ्ते उत्तराखंड के 4 धामों से जुड़े व्यवसायियों के लिए एक सुखद खबर सामने आई है। प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी ने जहां पर्यटकों को उत्तराखंड की तरफ मोड़ा है तो वहीं सरकार की शीतकालीन यात्रा की पहल भी कामयाब होती दिखाई दे रही है। साल 2024 के अंतिम हफ्ते में उत्तराखंड के कई इलाके पर्यटकों से गुलजार हुए। शीतकालीन 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। 30 दिसंबर तक 15,314 तीर्थयात्री 4 धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन कर चुके हैं। इनमें केदारनाथ के शीतकालीन प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में सर्वाधिक 6,482 श्रद्धालु पहुंचे हैं, जबकि पांडुकेश्वर में 5,104 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम के प्रवास स्थल मुखवा में 3,114 श्रद्धालुओं ने पहुंच मां गंगा के दर्शन किए और यमुनोत्री धाम के प्रवास स्थल खरसाली में 614 तीर्थयात्री मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं। कुल मिलाकर पहले 6 माह की यात्रा अब 12 महीने में तब्दील होती दिखाई दे रही है। कामयाबी इस बार देहरादून पुलिस की भी देखने को मिली, जहां साल के अंतिम दिन और पहले दिन के जश्न के दौरान देहरादून पुलिस का काम सराहनीय रहा। सख्ती के चलते न केवल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई, बल्कि न्यू ईयर के जश्न के दौरान भी कुछ छुटपुट घटनाओं के अलावा कोई भी अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली। देहरादून का माहौल शांत और खुशनुमा ही दिखाई दिया। इसका सबसे ज्यादा श्रेय देहरादून पुलिस कप्तान अजय सिंह को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने सुबह के 4 बजे तक देहरादून की सड़कों पर मोर्चा संभाले रखा। और जब कप्तान खुद फील्ड में डटा रहे तो फिर सेना भी मुस्तैद ही दिखाई देती है, जिसका परिणाम यह हुआ कि अन्य सालों की भांति इस बार देहरादून का माहौल शांत रहा और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। इसलिए कप्तान सहित पूरी टीम को बधाई। अगर इसी तरह हर विभाग अपना काम मुस्तैदी से करे तो उत्तराखंड को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते काम जीरो टॉलरेंस पर ही हो। खैर, 2025 की शुरुआत हो चुकी है। हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। ये साल आपके जीवन में तमाम खुशियां लेकर प्रवेश कर रहा है, ऐसा हमारा यकीन है। आज के संकट हफ्ते में इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।